लेडीज जो चाहे अपनी मर्जी से वो कर रही है। पुरुषों का सुनने वाला ना कोई प्रशासन है, ना कोई पुलिस है, ना कोई मंत्री है, कुछ भी नहीं है। मैं तो मतलब अपने बच्चे पैदा करने में लगी हुई थी। मेरे सामने तो ये कहता था बच्चा नहीं पैदा हुआ, दूसरा बच्चा नहीं पैदा हुआ। इतना इससे ज्यादा बर्दाश्त शायद कोई लेडी नहीं कर सकती जितना मैंने बर्दाश्त किया है। सारे हमारे फोन हैक कर लिए मेरे आने के बाद। मेरे मम्मी पापा का हम कोई बात करते हैं तो इसके पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है मेरे फोन। कहता था मैं क्लिनिक करता हूँ, वहां जाके सो जाता था, रात को चला जाता था वहां पे। क्या पता कितनी लड़कियों के साथ इसके संबंध है और क्या क्या करता है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। नमस्कार सभी को। सभी से पहले मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी को अपना प्रणाम देना चाहूँगा। आप लोग इतने बड़े बड़े बिल पास करते हैं तो कृपया करके एक छोटी सी गुजारिश है कि महिलाओं के लिए तो आपने इतने कानून बना रखे हैं, पुरुषों के लिए भी कोई सुनवाई होनी चाहिए। आज पुरुषों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह एक ऐसा माहौल छाया हुआ है कि लेडीज जो चाहे अपनी मर्जी से वो कर रही है। पुरुषों का सुनने वाला ना कोई प्रशासन है, ना कोई पुलिस है, ना कोई मंत्री है, कुछ भी नहीं है। आज मेरी शादी को तकरीबन 12 साल हो गए हैं और मेरी लव मैरिज थी 29 नवंबर 2013 को, लेकिन हम रिलेशनशिप में 2004 से हम साथ में हैं। तब से लेकर आज तक जो भी घटित हुआ है उसकी सुनवाई कोई सुनने वाला है नहीं। उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है आज के टाइम आदमी के पास, या तो वो सुसाइड कर ले या फिर घर छोड़कर चला जाए, साधु बन जाए, संत बन जाए, संन्यास ले ले या पागल हो जाए। हर जगह सुनने में यही आ रहा है, आदमी की सुनने वाला कोई भी नहीं है। मेरी शादी के टाइम पे 2 महीने पहले मेरी सगाई थी, वो भी मेरे सास ससुर वालों ने तुड़वा दी थी। किसी कारण से सगाई से एक दिन पहले फिर से सगाई का प्रस्ताव आया और हमने स्वीकार किया और सगाई हो गई। उसके बाद शादी का मुहूर्त निकला। 29 नवंबर का, वो तो शादी हुई। शादी हमारी रोहतक में हुई। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ सुचिता अरोड़ा वो नारनौल की रहने वाली है। दोनों में परिवारों में मिलके ये संधि हुई कि नारनौल में बारात नहीं जाएगी, शादी रोहतक में ही होगी। वो लोग उठकर रोहतक आएंगे और सारा इंतज़ाम हमें यानी लड़के वालों को करना है। उसमें जो भी खर्चा आएगा वो आधा आधा आएगा। लेकिन जैसे ही शादी संपन्न हुई उसके बाद उन लोगों ने झगड़ा स्टार्ट कर दिया कि हमसे पैसे एक्स्ट्रा लिए गए, हमसे पैसे हमको लूट लिया। बार बार ये बात आई। उसमें तर्क मेरी सासू माँ यानी सरोज देवी ने क्या तर्क दिया कि हमारे नारनौल में तो गार्डन 25,000 में 50,000 में हो जाता है, तो हम उसके हिसाब से पैसा देंगे। और रोहतक में हमने जो गार्डन बुक किया था वो 90,000 में हुआ था। इस चीज़ को लेके
हर चीज़ खाने पीने को लेके हमारे यहाँ इतना खर्चा बैठता, मैं उसके हिसाब से पैसा दूंगी। हमारे यहाँ ये खर्चा बैठता, मैं उसके हिसाब से पैसा दूंगी। कम से कम 2-3 साल तक इस बात पे मेरी सास ससुराल वालों ने झगड़ा रखा। फिर धीरे धीरे करके नए मुद्दे आते गए। बहुत सारे मुद्दे हैं, अब मैं फ़ोन पे सारे मुद्दे बता भी नहीं सकता। मेरी भगवान की दया से 25 जून 2015 को मेरी बिटिया ने जन्म लिया कलावती हॉस्पिटल रेवाड़ी में। तो मैंने सबसे पहले फ़ोन अपनी ससुराल में किया कि जी आपकी लड़की हुई है। उन्होंने पूछा लड़की कैसे हुई है, तो मैंने बताया कि सजेरियन से हुई है। तो इस बात पे भी उन्होंने कई महीने तक झगड़ा हमारे घर में करवाया रखा कि मेरी बेटी को कटवा दिया गया, मेरी बेटी को कटवा दिया गया। बार बार कोई भी मुद्दा उठे उस पे मेरे सास ससुर का काम है सिर्फ झगड़ा करवाना, और मेरी वाइफ जो है उनके कहने पे चलती है, आज तक भी चलती आ रही है। धीरे धीरे किसी तरह से लाइफ निकलती गई। हर छोटी बात पे मुद्दा कभी बनता गया। जब मेरी वाइफ अपने घर जाती, अपने रिश्तेदारों के पास जाती, तो हमारे घर में किसी न किसी मुद्दे को लेके झगड़ा रहता ही रहता था। झगड़े कभी ख़त्म नहीं हुए, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो लाइफस्टाइल को लेकर हो, चाहे वो हक को लेकर हो। मेरे को नहीं पता वो मुद्दा किस बात का होता था, लेकिन जब भी मेरी वाइफ अपने मायके से वापस आती थी तो मेरे घर में 1-2 महीने झगड़ा रहता ही रहता है। आज तक भी यही सीन चलता आ रहा था। ठीक है, तो जैसे मेरी बड़ी बिटिया 1-2 साल की हुई, किसी मुद्दे पे हमारा झगड़ा हो गया और वो अपना सामान लेके अपने ससुर मायके चली गई। और थाने में जाके उसने कंप्लेन लिखवाई, क्योंकि जैसे वो चली गई तो मैं उन्हें घर गया था मिलने के लिए। पता लगा मेरे को कि वो चली गई है, तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला मेरे लिए और 8-10 लोगों को बुलाया। उसके फादर आए, 8-10 लोग को लेकर आए और मेरी वाइफ सीधा थाने में पहुंच गई। वहाँ जाके लिखित में देकर आई कि उसका पति यानी मैं, नीरज कुमार, उसको और मेरी मेरी जो बड़ी बेटी है उसको तो छोटी सी थी, उसको मारने के लिए आया हूँ। सीधा उसने ये लिख दी कि मैं अपनी छोटी बेटी को मारने के लिए आया हूँ। मुझे थाने में बहुत देर तक कई घंटों बैठाए रखा। फिर किसी तरह से पुलिस वालों ने सुलह करवाई और मैं अपने घर चला गया, वो अपने घर चली गई। ऐसे ही बहुत सालों तक चलता रहा। जब भी मैं अपने ससुराल जाता, वहाँ खाना खाने बैठता या चाय पीने बैठता या कुछ भी बैठता, मेरी जो सास है सरोज देवी, वो मुझे अभद्र भाषा में पता नहीं क्या क्या कहती थी, बहुत बुरा बोलती। लेकिन मेरी मजबूरी थी सुनना। मैं सुनता रहता। मुझे अपना घर बसाना था। लेकिन फिर भी बात बन नहीं पाई। कुछ टाइम के बाद वो रेवाड़ी छोड़कर अपने घर चली गई। उस वक्त मेरी बिटिया किसी स्कूल रेवाड़ी में पढ़ रही थी, लेकिन वो बगैर बताए अपने घर चली गई और वापस नहीं आई वहाँ से। उसने बिटिया का दाखिला वहीं करवा दिया।
दाखिला वहीं करवा दिया, तो मेरे पास कोई विकल्प था नहीं। मैं क्या कर सकता था, सिर्फ उसके आगे हाथ पैर जोड़ सकता था। लेकिन बात नहीं बनी, वो परमानेंट नारनौल शिफ्ट हो गई अपने माँ बाप के साथ। जैसे उसकी मम्मी ने कहा वो इस हिसाब से चलती आ रही थी, आ रही है और आगे भी चलती आएगी। लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब जो उल्हाने वो देते हैं, जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको सुनने की शक्ति मेरे अंदर नहीं रही। क्योंकि उसके बाद भी एक झगड़ा हुआ, जो हम पूरा परिवार नारनौल शिफ्ट होना चाह रहे थे बच्चों के लिए। तो उस वक्त जो मकान मिल रहा था वो 10,000 रुपये में मिल रहा था, उनको लगा महंगा मिल रहा है। मेरे फादर मदर दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे उस टाइम। वो कह रहे थे कि परिवार को साथ रखना है तो वहीं रहना है। लेकिन उसने रेंट के ऊपर झगड़ा किया, मैं वहाँ से निकल के चला गया। उसने कंप्लेन करी फिर से मेरी, और जैसे ही मैं अपनी बिटिया से मिला, बड़ी बिटिया से, तो उसने फिर पुलिस बुला ली कि ये लड़की को लेके भाग रहा है, लड़की को लेके भाग रहा है, लड़की को लेके भाग रहा है। हर चीज़ की एक सीमा होती है, वो कोई सीमा उसके अंदर है नहीं। वो इतना बुरा बोलती है, इतना बुरा बोलती है, जब बोलने पे आती है बिल्कुल चंडाली बन जाती है। उन्होंने आपके ऊपर कई आरोप लगाए हैं कि वो उनके परिवार वाले नुकसान करते हैं, तो ये आरोप लगा के वो कोई वीडियो अपलोड करके फेसबुक पर वो कहीं लापता हो गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, वो अपने आप को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बर्दाश्त इनके साथ अपना जो रिश्ता बचाने के लिए किया है, इससे ज्यादा बर्दाश्त शायद कोई लेडी नहीं कर सकती जितना मैंने बर्दाश्त किया है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे को बड़े नाजों से पाला मेरे माता पिता ने, ऐसा जैसे कि सभी लोग अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन मैं एक लड़की हूँ। सबसे पहला आरोप तो उन्होंने मेरी माता पे ये लगा दिया कि दूसरी लड़की हुई तो ये रोई और इसकी माता रोई, तो मेरी माता क्यों रोएगी जी, मैं तो इकलौती लड़की। जब इकलौती लड़की को उन्होंने इतना इस लायक बना दिया पढ़ा लिखा के, तो वो इस तरह की हरकतें क्यों करेंगे? ये उनकी जो मनगढ़ंत कहानियां हैं। और मैं आई थी 26 फरवरी को उनके खिलाफ जो है थाने में रिपोर्ट करके आई थी। मैं सब कुछ लिख के आई थी कि ये ब्लैकमेल करते हैं मुझे, शराब पीते हैं दिन रात, और इनकी माता और इनकी बहन और इनका पूरा परिवार इनका साथ देता है। मुझे परेशान किया जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए। मुझे प्रेगनेंसी में भी घर का सारा सामान लेके आना होता है। इनकी वजह से मेरे 5 अबॉर्शन हो गए, इनकी वजह से 4-5 अबॉर्शन हो चुके हैं मेरे। एक बार मेरी ट्यूब में प्रेगनेंसी रह गई थी। इतना कुछ मैंने बर्दाश्त किया। दिन रात शराब पीते हैं जी, फिर ये घर नहीं आते थे। और अब तो हद ही होगी, मैटरनिटी लीव के दौरान मेरे को इतना परेशान किया गया। जब मैं जापे में चल रही थी उस वक्त मुझे इतना परेशान किया गया, मेरा सोना तक ले गया। ये सारा का सारा सोना ले गया धनतेरस वाले दिन। कहता मैं पूजा करूंगा क्लिनिक के ऊपर, मैं ना करती रही लेकिन फिर भी ले गया। मैं इसको जरा सी भी बात कहती थी तो ये घर नहीं आता था। 2 दिन 3 दिन मैं लोगों को फोन कर करके पूछते रहती थी। ये शुरू से ही मेरी शादी हुई है तब से ये कर्जा लेता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था। मैं इसके माता पिता को कहती थी तो माता पिता मेरे को अपने विश्वास में ले लेते थे, हम इसको ठीक करेंगे, हम इसको समझाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे माता पिता के ऊपर ये कहता था तेरे माँ बाप को मार दूंगा। मैंने 2016 में कंप्लेंट भी करी थी कि मेरे को दहेज के लिए परेशान किया जाता है घर के अंदर। और अब मेरे को क्या कहता है कि हमने तेरे ऊपर कर्जा किया है, कि तेरे ऊपर क्या प्रूफ है, पहले तो प्रूफ लेके आ कि मैंने तेरे नाम पे कर्जा ले रखा है। मैं तो हैरान हो गई, मुझे थप्पड़ों से मारा गया मेरी बड़ी लड़की के सामने। और मेरे को ऐसे कहता है कि तेरे पास क्या प्रूफ है। फिर मैंने 112 पे फोन किया, मैं हद पार हो चुकी है, अब तो ये मेरे को मार ही देंगे, जानते हैं मेरे बच्चे का क्या हाल होगा। मेरे बच्चे को यहाँ पे फोन करा गया, मेरे को छोड़ के एप्पल का फोन मेरे को दिया था इसने। एप्पल का फोन, उसमें आईडी होगी इसकी ऐप स्टोर में, मेरे को तो नॉलेज नहीं थी उसकी। और सारी आईडिया बैंकों की आईडिया इसके पास, ईमेल की आईडिया इसके पास, सारे हमारे फोन हैक कर लिए मेरे आने के बाद। मेरे मम्मी पापा का हम कोई बात करते हैं तो इसके पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है मेरे फोन की।
पता नहीं कहाँ से। पहली बात तो मुझे तब पता चला जब मैंने कॉल रिकॉर्डर डाला, जब मैं यहाँ पे आके। अब जब से आई हूँ तब से इनका एक भी फोन नहीं उठाते कि पता नहीं क्या हमारे ऊपर इल्जाम डाल देंगे। जब मेरे जनवरी फरवरी के दौरान इसने सुसाइड की इतनी धमकियां दी, इसके पापा लेके आए इसको, इसके पापा के पास भी मैसेज आया, मेरे पास भी मैसेज आया। फिर इसके पापा और सुभाष नाम का एक लड़का है, होटल कर रखा है यहाँ पे लड्डू दाल के नाम से, फिर वो लेके आए। मैं तो मतलब इतनी घबराई हुई हूँ इससे, ये तो एक फोन उठाऊंगी तो ये तो मेरे को पता नहीं कहाँ फंसा देगा। ये तो ब्लैकमेलर आदमी कहता था मैं क्लिनिक करता हूँ, वहां जाके सो जाता था, रात को चला जाता था वहां पे, क्या पता कितनी लड़कियों के साथ इसके संबंध है और क्या क्या करता है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। मैं तो मतलब अपने बच्चे पैदा करने में लगी हुई थी, मेरे सामने तो ये कहता था बच्चा नहीं पैदा हुआ, दूसरा बच्चा नहीं पैदा हुआ, सारे लोग मेरे ऊपर प्रेशर डालते थे दूसरा बच्चा नहीं पैदा हुआ। मैं तो दूसरा बच्चा पैदा करने में और घर का सामान लाने में और अपने बड़े बच्चे को संभालने में, उसको पढ़ाने लिखाने में और इन सब चीजों में लगी रहेगी। और ये तो मेरी इसने सारी ऐसी कर दी, मेरे अकाउंट को सारा यही चला रहा था, शुरू से ये चला रहा था। शुरू से इसने मुथूट फाइनेंस में मेरे नाम से सोना देके कर्जा ले लिया था। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत सोना बचा था वो अब ले गया। मेरा सारा इसने चेक ये ले गया, एटीएम इसके पास, ईमेल, वो जो नेट बैंकिंग मैंने बंद करवाई, इसका पासवर्ड इसके पास, मतलब सुसाइड की धमकी। हाँ जी, हाँ। मैं क्या करूं जी, मैं तो डर के मारे फोन तक नहीं उठाती, मैं तो खुद डरी हुई हूँ। ये इसके पास तो सारा पैसा मेरे पास, मेरा इसके और इसके घर वालों के पास भी है। घर कहते हैं हमने बनवाया, फिर मेरे से जो पैसा लिया वो कहाँ चला गया जी। उस टाइम ये रिटायरमेंट भी होके आए थे, इन्होंने घर क्यों नहीं बनवाया, मैं ये पूछना चाहती हूँ इनसे, इन्होंने घर क्यों नहीं बनवाया, मेरी सारी सैलरी ये क्यों लेते थे। वीडियो वायरल उसको लेकर मैं यही कहूंगी जी, उसमें जो भी हमारे खिलाफ जो भी इन्होंने कहा है मेरी मम्मी के खिलाफ, उल्टा सारी की सारी जो कमियां हैं वो इनके अंदर हैं और वो सारी हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं। वो नाजायज आरोप हैं, ये कहते हैं कि आदमियों के लिए वो होने चाहिए। मैंने इनके खिलाफ रिपोर्ट करके आई और उसके बाद मुझे कपड़े तक नहीं लेने दिए, इन लोगों ने ताला बंद कर लिया। उसकी वीडियो भी मेरे पास है, मैंने बनाई। इन्होंने, मैं और मेरी बेटी गए थे कपड़े लेने के लिए, ताला बंद कर लिया। मैंने 112 पे फोन किया, कितनी देर में तो पुलिस आई जी। और उसके बाद फिर पुलिस आई तो मेरे कपड़े मेरे को अंदर ही नहीं घुसने दिया इन्होंने। अच्छा, फिर 26 तारीख को मैं आई हूँ तो मार के कहते हैं, पहले कहते हैं कि प्लाट क्यों नहीं बिकवाती अपने माँ बाप का, तेरा कर्जा है, तेरे नाम कर्जा है, वो उतारेंगे या तू उतार। कर्जा उसने लिया था, कर्जा सारा उसने लिया। जी, एक शिव कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो नारनौल से हैं। उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी बारे एक शिकायत हमें दी है 19/4/25 को, कि उनका बेटा है डॉक्टर नीरज जो VHCA क्लिनिक चलाता है अम्बेडकर चौक पे, वो 17/4/25 की शाम तक ना वापस घर नहीं पहुंचा है। तो उसकी गुमशुदगी का हमने मामला रजिस्टर किया है मॉडल टाउन थाने में, लेकिन अभी तक हमें उसका ना कोई क्लू नहीं चला है। देखिए, लापता होने का कारण अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। एक वीडियो चल रही है फेसबुक पे जिसमें डॉक्टर साहब जो है घरेलू तनाव का थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। उस संबंध में हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड हिस्ट्री को हम अभी जांच कर रहे हैं। जी, वो अभी क्लिनिक पे ही मिले हैं, उनके ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।